students, I am Ekta Singh, your science teacher for class 9 NCERT book. आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपको पता है हमारा कंटिन्यूसली चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका, सेल। हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल्स हमने किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने रॉबर्ट हुक ने किस तरह से सेल की डिस्कवरी की, उसको कैसे देखा, कहाँ देखा, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किस तरह से लिविंग सेल को देखा और उसको भी किस तरह से खोजा, किन किन जगहों पे देखा, वो अच्छे से वेल डिफाइंड और वेल डिस्क्राइब्ड है। आपको वो भी वीडियोस अगर देखने हैं, और अगर क्या मीन्स कि आपको देखने ही चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कंटेंट को बीच में से समझ नहीं सकते हैं। हर वीडियो, हर कंटेंट अपने से अपने ऊपर वाले पर बेस्ड होता है। तो आप पहले वो जरूर देखें। अगर आपका आज फर्स्ट डे है तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं बाइलिंगुअली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपको अच्छे से पूरा आज समझ में आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बीच में कुछ ईयर्स और उनके साइंटिस्ट आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी में सबसे पहले हमको जानना है, सबसे पहला एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये था प्लांट्स के बारे में, ठीक है। कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने को हमें एनसीईआरटी में ये मिलता है कि जो प्लांट्स है वो कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के थ्रू, यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के पौधों का शरीर बनता है, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर composed from different kinds of cells। और वो सेल्स कौन सी, जो कहाँ से फॉर्म होती हैं, टिश्यूज से फॉर्म होती हैं, ठीक है। विच फॉर्म्ड बाय टिश्यूज, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सभी पौधे क्या होते हैं, कंपोज होते हैं, बनते हैं, संगठित होते हैं। कंपोज का मीनिंग होता है संगठित होना, ठीक है। कंपोज का मीनिंग होता है संगठित, ठीक है। संगठित होना फ्रॉम से, कहाँ से, डिफरेंट, यानी कि अलग, डिफरेंट मीन्स की विभिन्न प्रकार के, काइंड्स मीन्स प्रकार के, ठीक है, ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार के जो भी फॉर्म होते हैं, उनके रूप होते हैं, उनसे क्या होते हैं कि पौधों जो पौधे होते हैं वो संगठित होते हैं, उनका शरीर बनता है, ठीक है। विच यहाँ पे सेल्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। विच फॉर्म, यानी कि जो कि बाय टिश्यूज, जो कि क्या होते हैं, ऊतकों के द्वारा बनते हैं। ये स्टेटमेंट बोला गया किसके थ्रू, गिवन बाय मैथियस स्लीडन के थ्रू, ठीक है। मैं शॉर्ट में यहाँ लिखूंगी मैथियस स्लीडन। होती स्पेलिंग स्लीडन है, लेकिन पढ़ते इसको स्लीडन है, ठीक है। और वो भी कब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, इन 1838 में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और जो ये एम स्लीडन है, ये कौन है मैं आपको बता दूं, ही इज जर्मन बॉटनिस्ट, ही इज जर्मन बॉटनिस्ट, मीन्स कि ये कौन है, जर्मन के वनस्पतिज्ञ हैं, वनस्पतिज्ञ है, ये ब्रैकेट है, ओके। तो ये हो गई, मतलब स्लीडन के थ्रू बोली गई बात, जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, क्योंकि ये बॉटनिस्ट है,
इन्होंने वनस्पतिज्ञ है, वनस्पति के बारे में स्टडी की है, उसी के ही ये विशेषज्ञ है, तो इन्होंने प्लांट्स के ही बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि ऑल एनिमल्स बॉडी, या यूं कह सकते हैं कि ऑल बॉडी ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है, पर ये भी ठीक है, ऑल एनिमल्स बॉडी आर composed from cells and products of cell। ठीक है, तो इस यहाँ से पॉइंट चेंज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है और इसका मतलब ये है कि सभी जंतुओं का शरीर संगठित होता है कई सारे कोशिकाओं से और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और वो कोशिकाओं का उत्पादित होता है, मतलब कि कोशिकाओं से ही उत्पादित होता है, उत्पादन है वो किसका, कोशिकाओं का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और ये स्टेटमेंट दिया गया है किसके थ्रू, गिवन बाय थियोडोर श्वान, गिवन बाय थियोडोर श्वान। ठीक है, स्टार कर लीजिएगा इनके पॉइंट्स, इनके नेम्स को और इनके ईयर्स को भी। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट कब दिया, इन 1839 में दिया। ठीक है, 1838 को बॉटनिस्ट जो कि वनस्पतिज्ञ थे, कौन, एम स्लीडन, ठीक है, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। और 1839 को जो जूलॉजिस्ट है, ठीक है, ये कौन है, थियोडोर श्वान, तो ये है जूलॉजिस्ट। ये कहाँ के जूलॉजिस्ट है, मैं ये भी बता दूं, ही इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, यानी कि जंतु विज्ञान के विशेषज्ञ। ठीक, इस तरह से ये ब्रिटिश के थे। ठीक है, तो ये जूलॉजिस्ट थे, मींस ये जंतु विज्ञान से कोरिलेट करते हुए इनका ये सब्जेक्ट था, तो इन्होंने इस बिहाफ पर ये एनिमल्स के बारे में स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इन्हीं दोनों के स्टेटमेंट को मिला करके मींस किया, या यूं कहूं कि इन्हीं दोनों के ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं मिलकर के क्या करते हैं, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत आया, लेकिन इनके दोनों के स्टेटमेंट्स में एक चीज मिसिंग ये रही, कमी ये रही कि इन दोनों ने ये नहीं बताया कि हाउ टू फॉर्म द न्यू सेल्स, कि न्यू सेल्स किस तरह से बनती है, नई कोशिकाएं किस तरह से बनती है। ठीक है, तो ये कमी देखते हुए इन 1855 में एक थर्ड वैज्ञानिक ने, ठीक है, क्या किया, उनका नेम है रुडोल्फ विरकाउ, सी है, ठीक है, रुडोल्फ विरकाउ, स्टार कर लीजिएगा डबल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई किया, इनके सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉडिफाई द ओल्ड, ठीक है, सेल थ्योरी। ठीक, इन्होंने ये जो ओल्ड सेल थ्योरी थी इसको मॉडिफाई किया, यानी कि इसको क्या किया, मॉडिफाई मींस की संशोधित किया, यानी इसमें सुधार किए। कुछ क्या सुधार किए, जो कमी मैंने अभी बताई, तो रुडोल्फ विरकाउ ने वही कमी ऑब्जर्व की इन दोनों के दिए गए सेल कोशिका के सिद्धांत में, सेल थ्योरी में। ठीक है, रुडोल्फ विरकाउ ने ऑब्जर्व किया और इन्होंने अपना एक नया स्टेटमेंट दिया। इनका स्टेटमेंट था लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, और वो ये था
एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे ये स्टेटमेंट इटैलिक वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करने वाला है, ठीक है। मींस इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है तो मैं आपको समझा दूं। देखिए, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, बुक्स में भी इस लाइन का कोई भी आपको हिंदी मीनिंग नहीं मिलेगा। इस स्टेटमेंट का वो मतलब लैटिन लैंग्वेज से थे, ठीक है। तो उन्होंने इसका क्या किया था कि जनरल इंग्लिश में मीनिंग दे दिया था। अब उस जनरल इंग्लिश से हम इसका हिंदी मीनिंग अपने आप निकाल के समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मीनिंग ये होता है, इन्होंने इसके मीनिंग पर 2 सेंटेंसेस बनाए। पहला कि जो ये इन्होंने यहाँ बोला ना, जूलॉजिस्ट ने बोला ऑल एनिमल्स, और बॉटनिस्ट है तो उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स। तो इन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया, सब को कंबाइन कर दिया। इन्होंने कहा ऑल लिविंग, क्योंकि बात नोटिस करने वाली ये है कि है तो ये भी लिविंग और है ये भी लिविंग, तो क्यों ना हम ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed from the cells and products of cell, ठीक है। वही मतलब बात कह दी जो यहाँ पर कही गई थी, लेकिन मॉडिफिकेशन क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सभी सजीव प्राणी क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, मींस कि संगठित होते हैं फ्रॉम कहाँ से, कोशिकाओं से, ठीक है। और क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और वो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल होते हैं यानी कि कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को हम उत्पाद कहते हैं। और दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट कहा, और जो कि सबसे बड़ी इन दोनों के सेल थ्योरी में कमी ये थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स बनती कैसे, हाउ टू फॉर्म न्यू सेल्स, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells, ठीक। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि सभी नई कोशिकाएं, arise मींस की बनती हैं, निर्मित होती हैं या निकलती हैं, कहां से, फ्रॉम से, प्री एग्जिस्टिंग सेल पूर्व से मौजूद कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। पूर्व, प्री का मीन्स पूर्व, पूर्व का मीन्स पहले से, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल आप अपने फैमिली से ले सकते हैं या किसी भी एनिमल के जनरेशन से ले सकते हैं। हम लोग भी इस दुनिया में आते हैं फर्स्ट जनरेशन के थ्रू, ठीक है। हमारे बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी हमारे थ्रू आएगी। तो आप ये समझ सकते हैं जो प्री एग्जिस्टेंस रखता है, जो पहले से मौजूद है, ठीक है, उसी के द्वारा उसकी नई पीढ़ी बनती है। तो इसी तरह से इनका भी यही मीनिंग है कि जो न्यू सेल्स है, नई कोशिकाएं हैं, वो बनती हैं कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पूर्व उपस्थित कोशिका से, या यूं कहूं कोशिकाओं से, ठीक है। ये कटेड नहीं है, वो मतलब सबसे नीचे था तो मैं वहां तक पहुंची, इस वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एक पॉइंट हाँ मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, जो 1855 में रुडोल्फ विर्काउ द्वारा ये दिया गया पूरा, जो ये एक नई सेल थ्योरी थी, तो इस नई सेल थ्योरी को इन्होंने नाम दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी। इसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, आधुनिक, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, आधुनिक कोशिका
सिद्धांत, ठीक है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं इसे हिंदी में। विस्तार कर लीजिएगा और बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए या एफआईडी में फिल इन द ब्लैंक्स में आए कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है या हु इज फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, तो आप इसका सीधा सा एग्जांपल सॉरी नेम डालेंगे रुडोल्फ विर्काउ, ठीक है। रुडोल्फ विर्काउ, ये लीजिए, ये इनको हिंदी में भी मैंने वही लिखी है, ठीक है। नेम क्योंकि वही रहते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। आई होप आपको ये ओवरऑल पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा बाइलिंगुअली, ठीक है। पूरी सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी आपको दोनों ही समझ में आई होगी और दोनों में डिफरेंस क्या है आपको वो भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिर्फ केपी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा कैसी लगी आपको क्लास, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है अपने कंटेंट को और अच्छा बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉच माय वीडियो। धन्यवाद है सभी का।